एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इम्पल्स ट्यूटोरियल। मैं हरेंद्र गुप्ता आप लोगों का फिर से अपने इम्पल्स ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश पार्ट 3। इसके पहले हम लोग प्रकाश पार्ट 1 और प्रकाश पार्ट 2 देख चुके हैं, जिसमें हम लोग प्रकाश के गुण, प्रकाश क्या है और प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन जो भी है हम लोग पढ़े हैं। तो आइए दोस्तों, प्रकाश पार्ट 3 में बिना देर किए हुए देखते हैं। इसके पहले जितने भी लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को दबाना या प्रेस करना ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे और हमारे वीडियो का लाभ आप लोग उठाते रहें। तो आइए बिना देर किए देखते हैं प्रकाश पार्ट 3। दोस्तों, जितने लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं और बंद कर दें, पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि हमारी हौसला बना रहे। और जितना आप कमेंट करेंगे उतने ही मन लगाकर आपको हम पढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे मटेरियल्स देंगे। तो इस तरह से आप कमेंट जरूर करें, जो भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट जरूर करें और हमें लाइक द्वारा बताएं कि आप कितने हमारे पढ़ाई से। आइए शुरू करते हैं प्रकाश पार्ट 3। आइए प्रकाश पार्ट 3 में दोस्तों जो हमारा टॉपिक है विसरित परावर्तन यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। केवल हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़े हैं कि रिफ्लेक्शन है क्या, लेकिन यहाँ पे विसरित परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं विसरित परावर्तन का डिफिनीशन क्या है। तो जब प्रकाश किरण किसी रुक्ष यानी खुरदुरे सतह से टकरा करके वापस होती है उसी माध्यम में, तो चारों दिशाओं में मतलब कई दिशाओं में फैल जाती है। तो इस घटना को विसरित परावर्तन कहते हैं। चूंकि चिकनी सतह पर मतलब प्लेन सरफेस पे जब टकराती थी प्रकाश तो उसमें परावर्तन होता था, लेकिन जब रुक्ष यानी खुरदुरी सतह पर प्रकाश टकराती है तो वो सभी दिशाओं में फैल जाती है। इस घटना को विसरित परावर्तन कहते हैं। इसका दैनिक जीवन में हम उदाहरण देखेंगे कि विसरित परावर्तन अगर नहीं होता तो हम बाहर प्रकाश होता है, कमरे में प्रकाश नहीं होता है, फिर भी कमरा जो होता है प्रकाश से भरा रहता है। इसका मेन रीजन यही है विसरित परावर्तन, यानी विसरित परावर्तन के वजह से ही कमरे में प्रकाश पहुंच पाता है। तो ध्यान रखेंगे, पूछता है कंपटीशन में कि बाहर धूप होता है फिर भी कमरे में उजाला रहता है, तो आप ऑप्शन होगा अगर तो उसमें लिखेंगे विसरित परावर्तन। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आइए देखिए प्रतिबिंब यानी इमेज क्या है। इमेज क्या है और कैसे बनता है इसको पहले जानेंगे कि वास्तव में इमेज क्या है। वैसे सब लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब क्या है, लेकिन हम लोग एक डिफिनीशन दे देते हैं कि प्रतिबिंब क्या है। तो जब दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हो, जब दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हो और उस वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब तो परिभाषा देना हमको, तो जब दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हो और उस वस्तु के समरूप कोई वस्तु अगर दिखाई देती है उस दर्पण में, तो उस दिखाई देने वाली वस्तु को यानी समरूप वस्तु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का समरूप जो प्रतिबिंब दिखाई देता, जो आकृति दिखाई देती है, उस आकृति को ही प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको जानते हैं। जैसे लिख देंगे प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है या बनता है, इस बात को हम लोग समझेंगे। अब यहाँ से इस बात को समझेंगे ही नहीं, इतना अच्छी प्रकार से आप लोग ध्यान देंगे कि इसी से हम लोग का प्रश्न आगे अब बढ़ेगा। तो देखिए प्रतिबिंब कैसे बनता है, इस बात को हम लोग ध्यान दें। प्रतिबिंब बनने के लिए सबसे पहले ये जानिए कि कोई भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनता है तो सबसे पहले उस वस्तु से किरण चलेगी और वो किरण दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद यानी जब वस्तु से किरण चलेगी, दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद परावर्तित होगी, तो जो परावर्तित किरण होगी आपस में जिस बिंदु पर काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। यानी जिस बिंदु पर काटेगी या काटती हुई प्रतिबिंब होगी उस बिंदु पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है।
प्रतिबिंब के प्रकार तो कह सकते हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन से? तो पहला वास्तविक प्रतिबिंब, ध्यान देंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा हम लोग जानेंगे, इसको बोलते हैं रियल इमेज, इसको बोलते हैं रियल इमेज। और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज। तो वस्तु से चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर आपस में मिलती है, उस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी परावर्तित किरणें के टकराने से या परावर्तित किरणें के कटान बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब जब दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणों को वास्तव में काटती नहीं है, काटता हुआ महसूस करा जाता है या उसे एक कल्पना करके उसको काटा जाता है, तो वहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, इसमें से आपका प्रश्न पूछता है कभी कभी कंपटीशनों में कि बताइए किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करते हैं, दो ऑप्शन दे देगा। तो हम ध्यान देंगे कि जब भी प्रतिबिंब प्राप्त करना है, मतलब सिनेमा घरों में या प्रोजेक्टरों पर जो हम देखते हैं, फिल्म वगैरह देखते हैं, वो जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज होता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब को ही हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं। तो आगे देखते हैं हम लोग, अगला टॉपिक हम लोग का है, आइए एक प्रश्न और देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न ये पूछता है कि प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है या प्रतिबिंब जहाँ बनता है वो कैसे बनता है। तो ऑप्शन रहेगा कि आपतित किरणों के कटान बिंदु से, परावर्तित किरणों के कटान बिंदु से। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी परावर्तित किरणों के कटान बिंदु से ही प्रतिबिंब बनेगा। ये अभी बात हो रही दर्पण की। जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे तो वहाँ अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ हम समझाएंगे कि अपवर्तित किरणों के कटान बिंदु से प्रतिबिंब बनता है। तो उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं दर्पण की। तो दर्पण में परावर्तित यानी दर्पण से प्रकाश का परिवर्तन होता है और दर्पण में प्रतिबिंब, तो दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्रश्न पूछेगा कि दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है कैसे बनता है, तो आप उसको एक ही बार बोलेंगे या ऑप्शन देखेंगे उसमें कि परावर्तित किरणों के कटान बिंदु से प्रतिबिंब बनता है। तो परावर्तित किरणों के कटान बिंदु से प्रतिबिंब बनता है, तो ये वास्तविक आभासी तो हो ही गया। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, ध्यान देंगे, इसकी क्वालिटी है, क्वालिटी ये है कि जब ये वास्तविक है तो पक्का क्या होगा, उल्टा होगा। याद रखेंगे, जब भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा, रियल इमेज होगा, तो क्या होगा, उल्टा होगा। और जब काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको हम लोग याद भी कर सकते हैं, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा क्या होगा, सीधा। यानी जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा उल्टा होगा और जो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा सीधा होगा। इस बात को आप एकदम सावधानी से याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे भी कैसे बनता है, लेकिन इसको याद अभी फिलहाल में रखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा। आगे बात करते हैं कि जो वास्तविक प्रतिबिंब, दर्पण की बात हो रही है, देखिए दर्पण में, ऐसे लेंस में भी काम आएगा, लेकिन फिलहाल में समझिए दर्पण यानी मिरर की बात हो रही है। मिरर में जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो वस्तु की तरफ होगा, वस्तु की ओर होगा, वस्तु की ओर। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के उल्टा साइड में, यानी विपरीत दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की ओर होगा, वस्तु की ओर, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु के उस दिशा में, यानी वस्तु इस दिशा में है तो प्रतिबिंब हमारा उस दिशा में बनेगा। ये दो बातों को आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आइए देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का।
दोस्तों लिखा है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो इसको जानते हैं। इससे आने वाले प्रश्नों को देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए और आपके लिए। तो देखिए ये हमारी वस्तु है ओ, ये सबसे पहले हमारा ये समतल दर्पण है यानी प्लेन मिरर है, ये रखा हुआ है। और ये हमारी वस्तु है ओ, वस्तु को ओ से दिखाएंगे और जो प्रतिबिंब है उस आई से दिखाएंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए हम कैसे देखते हैं। तो ये वस्तु है ओ, ये वस्तु ओ रखी गई है और यहाँ से किरण चल रही है। बताया था आपको कि वस्तु से किरण चलेगी, तो ये किरण चल रही है, ये किरण चली और यहाँ टकराई। तो चूंकि ये लंबवत किरण है, तो बताया था आपको कि जो किरण लंबवत होती है, आपको बताया गया था, तो लंबवत ही लौट आएगी। पार्ट 2 में बताए थे कि जब लंबवत कोई किरण किसी समतल पर आती है तो लंबवत ही परावर्तित हो जाती है, तो गई। दूसरी किरण हमारी यहाँ से आई, वस्तु से दूसरी किरण आई और यहाँ टकराई और आई कोण बनाई। तो जितना कोण बनाई उतने पे ही ये रिफ्लेक्टिव हो गई यानी परावर्तित हो गई। आई बराबर आर, परावर्तन के दूसरे नियम से। लेकिन हम आपको क्या बोले थे कि ये परावर्तित किरण है, ये भी परावर्तित किरण है। अब इसको हम आगे बढ़ाएं तो कभी एक दूसरे को काटेगी, कभी नहीं काटेगी, यानी प्रतिबिंब बना ही नहीं। इसका मतलब प्रतिबिंब कभी बनेगा नहीं समतल दर्पण से। ये ऐसा है ही नहीं कि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने हो और उसका प्रतिबिंब ना बने, ऐसा संभव नहीं है। यानी प्रतिबिंब बनेगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तो अब हम ये प्रतिबिंब जो है, ये जो हम परिवर्तित किरणें हैं, इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। देखिए बढ़ाइए, जितना बढ़ाना बढ़ा लीजिए, ये है। और ये हमारी परावर्तित किरण, इसको पीछे बढ़ाइए, तो पीछे की तरफ बढ़ाए। अब जाकर के दोनों परावर्तित किरणें यहाँ एक दूसरे को काट दी। इस तरह से हम बताए थे कि परावर्तित किरण या तो काटे या काटते हुए प्रतीत हो। तो जहाँ प्रतीत होती है वहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो हमारा प्रतिबिंब बना है काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। तो वस्तु बताए थे, यहाँ पे नोट में लिखवाया गया था कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो वस्तु की साइड में होता है, दर्पण से जो बनता है। और काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है अपोजिट यानी विपरीत होता है, वस्तु उधर है तो प्रतिबिंब इधर बना है। ध्यान देंगे। तो इसमें बहुत सारे मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता रहता है। कैसे? तो पहला क्वेश्चन ये हुआ कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो पहला बनता है काल्पनिक, वर्चुअल बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और दूसरा हम लोग का प्रतिबिंब बनता है, दूसरा ध्यान देंगे, दूसरा प्रतिबिंब हम लोग, दूसरा पहला तो प्रश्न पूछेगा कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक। दूसरा हम बताए थे कि जब भी काल्पनिक होगा तो कैसा होगा, सीधा होगा। तो दूसरा हम लोग का सीधा प्रश्न है, ये मोस्ट प्रश्न है, बहुत वेरी 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 मोस्ट। आइए तीसरा हम लोग देखते हैं, जितनी दूरी पर कोई वस्तु है दर्पण से, मान लीजिए x दूरी पर ये वस्तु है। देखिए ये हमारी जो वस्तु है कितनी दूरी पर रखिए, x मीटर दूरी पर या 1 सेंटीमीटर दूरी पर या 1 किलोमीटर दूरी पर, जो भी यूनिट्स है वो छोड़िए, x है। तो इसका जो इमेज है, प्रतिबिंब है, दर्पण से भी 1 मीटर ही दूर बना है। तो यानी वस्तु से मतलब दर्पण से दूरी उतना ही रहेगा, यानी दर्पण से दूरी बराबर क्या होगा, दर्पण से दूरी प्रतिबिंब का कितना होगा, x होगा। जहां x क्या है, जहां x वस्तु की दर्पण से दूरी है। ये हमारा तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। चौथा प्रश्न ये पूछेगा कि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूरी पर रखी गई है, समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूरी पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से कितना दूरी पर होगा, तो वस्तु से दूरी हो जाएगा, वस्तु से दूरी हो जाएगा दुगुना, 2x। क्यों 2x? देखिए वस्तु यहाँ है, प्रतिबिंब यहाँ है, अगर ये x है तो ये भी x दूरी पर बना है, यानी दर्पण से दूरी x, क्योंकि वस्तु की दूरी दर्पण से x है तो प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से x। अब वस्तु से दूरी पूछेगा, किसका, प्रतिबिंब का वस्तु से दूरी पूछेगा, तो x कितना हो जाएगा, 2x। तो ये ध्यान देंगे 2x दूरी पर। अगला प्रश्न पूछता है समतल दर्पण से ही कि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने v वेग से दौड़ती हुई आ रही है, v वेग से, v मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही है, तो प्रतिबिंब
दुगुना यानी 2v मीटर प्रति सेकेंड के वेग से दिखाई देगी। यानी किसी भी कंपटीशन में पूछेगा कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से आ रही है, 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से आ रही है, तो आप डबल करेंगे, यानी 5 कहेगा तो 10 कहेंगे और 10 कहेगा तो 20 कहेंगे। ये अगला प्रश्न आपका पूछ सकता है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न ये है कि कोई वस्तु अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, मान लीजिए कि 5 फीट कोई लंबा वस्तु है, 5 फीट कोई लंबा वस्तु है और अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है समतल दर्पण में, तो कितना मीटर लंबा समतल दर्पण लेगा तो अपना पूरा प्रतिबिंब मतलब पैर से लेकर के ये सिर तक देख सके। तो आप ध्यान देंगे, आधा जितनी लंबाई होगी उसकी आधा, मतलब मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं कि y मीटर लंबी, y मीटर लंबी, y मीटर लंबी, y मीटर लंबी वस्तु को अपना पूरा प्रतिबिंब, अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई तो बोलेंगे y/2 मीटर। ये आप ध्यान देंगे। और y तो एक चर राशि है, आप वहाँ y की जगह पे 10 मीटर बोल दे तो उसको आप 5 मीटर, आधा, यानी किसी वस्तु को अपना प्रतिबिंब देखना है तो अपनी लंबाई का आधा लंबाई का अगर कोई दर्पण ले ले तो उसको अपना पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। ये 6 प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका पूछता है कि कोई समतल दर्पण है, कोई समतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा, ये एक अपने में हर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुके हैं। तो आइए, अगला प्रश्न ये है कि कोई समतल दर्पण है, उसको थीटा डिग्री के कोण पे घुमा दिया जाए, जैसे कि ये है, इसको थीटा डिग्री कोण पे घुमा दिया जाए तो जो प्रतिबिंब इससे बनेगा कितने कोण पर, या परावर्तित किरणें जो होगी कितनी कोण पर घूम जाएगी, तो दुगुना कोण पर। यानी अगर थीटा कोण पर घुमाया जाए, थीटा कोण पर समतल दर्पण को घुमाया जाए तो परावर्तित किरणें 2 थीटा डिग्री के कोण पर घूम जाए। ध्यान देंगे, बहुत मोस्ट प्रश्न है ये। जो प्रश्न है ये प्रश्न 6 और सी नंबर 7 हो गया, ये 7, ये थीटा को डिग्री कोण पर घुमाया गया है, किसको, दर्पण को, तो जो परावर्तित किरण होगी इससे दुगुना कोण पर घूम जाएगी। अगला प्रश्न पूछता रहता है, इसको हम लोग थोड़ा हटाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 2 समतल दर्पण, बहुत मोस्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है, 2 समतल दर्पण थीटा डिग्री के कोण पर रखे गए हैं। आप लोग देखे होंगे सैलून में गए होंगे तो सैलून या ब्यूटी पार्लर वगैरह में आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे 2 दीवारों पर दर्पण लगा देते हैं और हम लोग देखते हैं तो उसमें अपना लगता है कितने सारे हम दिख रहे हैं उसमें, तो कितना हम लोग दिखेंगे, 3 दिखेंगे, हमारा प्रतिबिंब 4 दिखेगा। तो इसके लिए फार्मूला हम लोग देखते हैं कौन सा होता है। तो 2 समतल दर्पण एक दूसरे के थीटा कोण पर रखे गए हैं, मतलब कि एक दर्पण मान लीजिए यहाँ, एक दर्पण यहाँ, इन दोनों समतल दर्पणों के बीच का कोण क्या है, थीटा डिग्री है, दोनों समतल दर्पण है। और इनके बीच में किसी वस्तु को रख दें, मान लीजिए ये वस्तु है, इस वस्तु को हमने क्या कर दिया, रख दिया चेहरा दिखाने के लिए इसका। अब इसके कितने इसमें प्रतिबिंब दिखाई देंगे, तो इसके लिए फार्मूला है प्रतिबिंबों की संख्या, यानी नंबर ऑफ इमेज n बराबर 360/थीटा। लेकिन ध्यान रहे कि ये कब, जब n अगर विषम संख्या आ जाए तब। लेकिन अगर विषम नहीं है, सम है, तो n बराबर होता है 360/थीटा -1। कब, जब n सम संख्या में हो तब। अर्थात तमाम बातों और सबूतों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जब भी प्रतिबिंब बनेगा, यानी प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो विषम ही होगी। यानी विषम है तो 1 घटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर n सम आ गया तो उसको घटाने के लिए क्या करेंगे, 1 घटा देंगे तो विषम आ जाएगा। यानी 2 समतल दर्पणों के बीच में कोई वस्तु रखी जाती है तो जो उसका प्रतिबिंब बनता है हमेशा विषम संख्या में बनता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो 2 समतल दर्पण हैं, उसके बीच 90 डिग्री का कोण बना हुआ है,
90 डिग्री नहीं देखते हैं, इसको देखते और देखते हैं छोटा सा प्रश्न। 30 डिग्री का कोण बना हुआ है तो उनके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो आइए फार्मूला पर रखते हैं। तो n बराबर हम लोग का हो गया 360/30, डिवाइड कीजिए 12। तो ये 12 प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन जो गलत है अभी हम लोग 12 नहीं रहे क्योंकि हम बताए हैं विषम, मतलब ऑड चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, घटा देंगे। इसलिए ओरिजिनल हम लोग का आंसर होगा ये 11 प्रतिबिंब होगा, कि घटाएंगे, बताए थे घटा देंगे। कब, जब सम आ जाएगा तब। इस तरह से 11 प्रतिबिंब बनेंगे। तो इस तरह से ध्यान देंगे। हाँ, कभी पूछ देगा कि दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं, तो देखिए लंबवत में कोण नहीं दिया, देखिए आपके पास दिमाग है कि जो समतल दर्पण लंबवत है तो उसके बीच कितना कोण बना, 90 डिग्री। इस तरह से 90 डिग्री जब हुआ थीटा बराबर, तो यहाँ 90 डिग्री रखना पड़ेगा। तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे आपका थीटा का मान नहीं दिया, लेकिन उस आपके शब्दों में ही थीटा का मान दिया है कि दो समतल दर्पण लंबवत रखे गए हैं। आगे कभी प्रश्न देगा कि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे गए। सोचिए समांतर, अब थीटा आप ढूंढने लगे कि भाई वहाँ थीटा हमारा कहाँ से मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है उस बात का कि समांतर का मतलब क्या। समांतर का मतलब ये होगा कि वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि समांतर कोई भी चीज़ होती है तो एक दूसरे को काटेगी नहीं, काटेगी नहीं तो कोण बनेगा नहीं बनेगा तो मतलब जीरो, यानी वहाँ थीटा बराबर जीरो हो जाएगा। कब, जब वहाँ पे कहेगा कि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं और उनके बीच में कोई वस्तु रखी गई है, तो उस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो सबसे पहले थीटा चाहिए आपको, और थीटा आपने फाइंड कर लिया 0 डिग्री। तो आइए देखते हैं नंबर ऑफ इमेज। तो n बराबर 360 डिवाइडेड बाई थीटा, यानी थीटा का मान 0, 360/0, यानी इसका मतलब आपको पता है, हमको पता है, सबको पता है कि धरती पर किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दिया जाए तो कितना आता है, अनंत, इनफाइनाइट, यानी अनंत, यानी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, अनंत। आप लोग देखे होंगे, हम भी देखे हैं कि सैलून वगैरह में जाते हैं हम लोग, बैठते हैं चेयर पे और दो मतलब की दीवार होती है, आगे की दीवार पीछे की दीवार दोनों समांतर होती है, तो हम लोग प्रतिबिंब बहुत सारा दिखता है, लगता है कि हम लोग कितने हैं, कितने गिन नहीं पाते हैं, गिन के देख लीजिएगा, गिन नहीं पाएंगे। यानी क्यों नहीं गिन पाएंगे, क्योंकि आप अनंत हैं, अनंत दिख रहा है आपका प्रतिबिंब, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे ये प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे समतल दर्पण से। यानी आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तभासी बनता है, कैसा बनता है तो सीधा बनता है, कितना बड़ा बनता है, तो जितनी बड़ी वस्तु रहती है, अगर 5 फीट लंबी कोई वस्तु है तो 5 फीट उसका प्रतिबिंब लंबा बनेगा, यानी वस्तु के लंबाई के बराबर प्रतिबिंब बनता है। आपने ये देखा, और क्या देखा, और आपने देखा कि जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बना, और वस्तु से कहा तो दुगुना। कोई व्यू वेग से भाग रहा है समतल दर्पण सामने, यानी 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से भाग रहा है, तो उसका प्रतिबिंब उसमें दिखाई देगा 50, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, यानी दोगुना कर देंगे, यानी 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। बात समझ में आई। ये तमाम ये बातें ध्यान रखेंगे, इस फार्मूलों को ध्यान रखेंगे तो आपके आने वाले कंपटीशन में, और साथ में आपको ये जितने भी आपके हाई स्कूल वाले हैं, बोर्ड यूपी बोर्ड वाले हैं, या जो भी बोर्ड हाई स्कूल पे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल प्रश्नों को कर। दोस्तों, इस तरह से आपके तमाम प्रश्नों का हल होगा। क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं बेसिक से पढ़ रहे हैं, भले आपको थोड़ा बोरियत तो स्टार्टिंग में लगता होगा, लेकिन अगर हमारी वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी हम पार्ट बनाएंगे, अगर आप देखते चले तो गारंटी है कि आपको प्रकाश में, यानी हमारे वीडियो, हमारे द्वारा जितने भी वीडियो बनेंगे बेसिक से होगा, तो जितने भी लोग अगर हमारे वीडियो को 1 पार्ट से लास्ट पार्ट तक देख लें, ये तो गारंटी देता हूँ कि आपको उस चैप्टर में कोई हराने वाला माई का लाल नहीं होगा। दूसरी बात है, अगर साथियों अगर हमारी वीडियो, हमारी ये पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें। लाइक करने से कोई हमको बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि हमको ये पैसा मिल जाएगा, धनी हो जाएंगे। इसमें थोड़ा हमारा हौसला बढ़ेगा कि हमको लाइक मिल रहा है, अधिक से अधिक लोगों में आप शेयर जब कर रहे हैं तो ज़्यादा व्यूअर देख रहे हैं, तो उससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा, और इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लाएंगे जो आपके, जैसे कि अभी ये तो थ्योरेटिकल चल रहा है, आपका एक पार्ट बनाया जाएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव होगा, एक पार्ट बनेगा न्यूमेरिकल वाला पार्ट आपका होगा, एक पार्ट होगा लघुत्तरी का, यानी बेसिक से, माने धरती पर कोई भी कंपटीशन, भले आप 10th में हो या बीएड का एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे टेट या सुपर टेट, जो भी है, एक भी कुछ जो मतलब प्रश्न छूटने वाला नहीं है। इतना हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, ये हमारा दावा है, गारंटी है, चैलेंज है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।